सेनाएं आमने सामने नहीं खड़ी हैं। ये इतिहास के सबसे पुराने दर्ज युद्धों में से एक है और ये लड़ा जा रहा है। गायों के लिए। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। जब हम किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कड़े कानून, पत्थरों पर लिखे गए नियम और बड़े बड़े न्यायाधीश आते हैं। राइट। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई जज था ही नहीं और जहां की पूरी अर्थव्यवस्था आज के क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की तरह गायों पर चलती थी। एकदम सही एनालॉजी है। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का ये डीप डाइव विशेष रूप से डॉक्टर आशुतोष के लिए तैयार किया गया है। आज हमारा मिशन है वैदिक संस्कृति के उस 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के सफर को डिकोड करना। एक ऐसा सफर जिसमें एक ग्रामीण घुमंतु आर्यन समाज ने एक बेहद जटिल सभ्यता का रूप ले लिया। एग्जैक्टली कैसे गायों चराने वाले कबीलों ने अंततः उपनिषदों के उस उच्च दर्शन तक का सफर तय किया जिसने सत्यमेव जयते और योग जैसे विचार दुनिया को दिए। ये सफर मतलब मैं कहूंगी कि मानव इतिहास के इस सबसे दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। डॉक्टर आशुतोष के लिए जो स्रोत सामग्री जुटाई गई है, अगर हम उसका गहराई से विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि ये कहानी मध्य एशिया से शुरू होती है। अच्छा, मैक्स मूलर वाली थ्योरी, राइट? हाँ, मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। जब वे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास अपना डेरा जमाया। इनकी भाषा संस्कृत थी। राइट। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये कोई रातों रात खड़ा किया गया साम्राज्य नहीं था। ये एक पूरी तरह से ग्रामीण और घुमंतु सभ्यता थी। मतलब वे अपने पशुओं के साथ नए चरागाहों की तलाश में लगातार सफर करते थे। और मुझे लगता है कि यही बात उनके पूरे प्रशासनिक ढांचे को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम डॉक्टर आशुतोष के सोर्सेज में सभ्यता के संगठन को देखते हैं तो ये बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। बॉटम अप, हाँ। मतलब समाज की नींव ऊपर से नहीं बल्कि सबसे निचले स्तर से रखी गई थी। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार जिसका मुखिया कुलपति कहलाता था। जब कई कुल आपस में जुड़ते थे तो एक ग्राम बनता था। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, फिर कई विश मिलकर जन यानी एक कबीला बनाते थे जिसका नेता राजन या राजा होता था, और अंत में जाकर राष्ट्र की परिकल्पना आती थी। अगर हम आज के आधुनिक सिस्टम से इसकी तुलना करें तो ये बिल्कुल हमारे मौजूदा वार्ड, ब्लॉक, जिला और राज्य के मॉडल जैसा ही है। बिल्कुल, एक बेहद विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये एक बहुत ही शानदार समानता है। और इस विकेंद्रीकृत सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत ये है कि राजा के पास आज के तानाशाहों जैसी निरंकुश शक्ति नहीं थी। हाँ, उस पर लगाम कसने वाले भी थे। और जबकि समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा कोई भी बड़ा फैसला इन संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं ले सकता था। लेकिन इन सोर्सेज को पढ़ते हुए एक जगह में पूरी तरह से ठिठक गया। अच्छा, क्या हुआ? इतने व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे के बावजूद इस पूरे ऋग्वेदिक काल में किसी भी न्यायिक अधिकारी या जज का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब हमें पुरोहित मिलते हैं जो धार्मिक कार्य करते थे, हमें स्पष्ट मिलते हैं जो गुप्तचर या जासूस थे, पुरप नाम के अधिकारी थे जो दुर्ग या किले की रक्षा करते थे। यहाँ तक कि वाजापति नामक एक विशेष अधिकारी था जिसका काम केवल गोचर भूमि यानी चारागाह की देखरेख करना था। लेकिन कोई न्यायाधीश नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि एक समाज बिना किसी औपचारिक न्याय प्रणाली के सुचारू रूप से चल रहा हो? इस सवाल का जवाब उनके जीवन जीने के तरीके में छिपा है। देखिए, ये कोई महानगर नहीं था जहां अजनबी एक दूसरे के साथ रह रहे हो। हाँ, सब एक दूसरे को जानते होंगे। बिल्कुल, ये एक शुरुआती कबीलाई समाज था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। जब समाज छोटे समूहों में रहता है और लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रहा होता है तो उनके विवाद बहुत ही स्थानीय प्रकृति के होते हैं। तो बाहरी जज की जरूरत ही नहीं। एकदम सही। ऐसे समाजों में किसी बाहरी जज या लंबी अदालती प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। चोरी या आपसी झगड़े के मामले समुदाय के भीतर ही सभा में बैठे बुजुर्गों द्वारा आपसी सहमति से सुलझा लिए जाते हैं। ओहो, इसे हम एक तरह का शुरुआती न्याय पंचायत मॉडल कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये समाज कितना समानतावादी था, जहाँ फैसले थोपे नहीं जाते थे बल्कि आम सहमति से लिए जाते थे। ये स्पष्ट है कि सर्वाइवल के इस शुरुआती दौर में कबीले के हर एक व्यक्ति की भूमिका अहम थी। कोई भी समाज का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे किनारे कर दिया जाए। और शायद यही कारण है कि जब हम उस दौर की महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो वो आज के कई आधुनिक समाजों से भी ज्यादा प्रगतिशील नजर आती है। सच में
स्रोत बताते हैं कि समाज भले ही पितृसत्तात्मक था, लेकिन सभा और समिति जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। और ये केवल राजनीतिक भागीदारी तक सीमित नहीं था, बौद्धिक स्तर पर भी महिलाओं का वर्चस्व था। लाइक ऋग्वेद के मंत्र। हाँ, ऋग्वेद में हमें लोपामुद्रा, घोषा जैसी कई विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की। अरे वाह! बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं अस्तित्व में ही नहीं थीं और पर्दा प्रथा का तो सवाल ही नहीं उठता। महिलाएं यज्ञों में अपने पति के साथ बराबर की भागीदार होती थीं। और विधवा विवाह की भी अनुमति थी। सोर्सेज में एक शब्द का जिक्र है, अमाजू। हाँ, अमाजू। ये उन स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता था जो जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला करती थीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस समाज में एक महिला के लिए विवाह करना कोई सामाजिक मजबूरी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र जीवन चुन सकती थी। जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब हम इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है कि उस समय संपत्ति का स्वरूप क्या था। उनका मुख्य व्यवसाय शुरुआत में पशुपालन था। कृषि होती थी, लेकिन वो दूसरे नंबर पर थी। राइट, लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस दौर में भी क्रेडिट और फाइनेंस का एक रूप पनप रहा था। पणी वो व्यक्ति था जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाता था। और वेकनॉट वो था जो सूदखोर था। मतलब ब्याज पर कर्ज देने का कॉन्सेप्ट 1500 ईसा पूर्व में भी मौजूद था। हाँ, ये काफी एडवांस था। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कोई धातु या जमीन नहीं थी, वो थी गाय। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है गायों की खोज। क्या हम कह सकते हैं कि गाय उस समय के लोगों के लिए आज के गोल्ड या बिटकॉइन जैसी थी? What's fascinating here is कि गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब? अघन्या का अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो चलते फिरते बैंक की तरह थी। ओहो। देखिए, एक घुमंतू कबीले के लिए जमीन की कोई खास कीमत नहीं होती, क्योंकि वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। लेकिन गाय दूध देती है, जो पोषण का मुख्य स्रोत है। राइट, सर्वाइवल के लिए। इसलिए जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी, वो व्यक्ति या कबीला उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली माना जाता था। कबीलों के बीच जो भी युद्ध होते थे, वे साम्राज्यवाद के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कबीले के पशुधन पर कब्जा करने के लिए होते थे। इसीलिए युद्ध को गविष्टि कहा गया, मतलब गायों की खोज। बिल्कुल। और समाज का जो ताना बाना था वो भी इसी व्यावहारिक सोच पर टिका था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है वो ये कि ये विभाजन जन्म के आधार पर नहीं था, ये पूरी तरह से कर्म या प्रोफेशन पर आधारित था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही लचीला या फ्लूइड सिस्टम था। अगर किसी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता अधिक है तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता था, और अगर ताकत है तो क्षत्रिय। हाँ, अगर वो शारीरिक रूप से बलवान है और कबीले की रक्षा कर सकता है तो वो क्षत्रिय हो सकता था। एक ही परिवार के भीतर अलग अलग वर्ण के लोग रह सकते थे। ये तो उस कठोर जाति व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत था जिसे हम बाद के इतिहास में देखते हैं। एकदम। यहाँ योग्यता आपका स्थान तय करती थी, आपका जन्म नहीं। अब लाइक एक ऐसा समाज जो प्रकृति और पशुओं पर इतना ज्यादा निर्भर है, स्वाभाविक सी बात है कि उनका धर्म और उनके देवता भी कोई बंद कमरों में रखी मूर्तियां नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। उनके देवता साक्षात प्रकृति की वे ताकतें थीं जो उनके सर्वाइवल को सीधे तौर पर प्रभावित करती थीं। ऋग्वैदिक देवताओं की सूची इसे बहुत स्पष्ट कर देती है। उनके सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। हाँ, इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया। राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पर थे अग्निदेव, जिन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना गया। और तीसरे थे वरुण, जो सत्य के प्रतीक और समुद्र के देवता थे। इस धर्म के पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक था। कैसे? एक खुमंतु कबीले को अपने अस्तित्व के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए थीं। युद्ध में जीत, ताकि वे गायों की रक्षा कर सकें या उन्हें जीत सकें, और चारे के लिए अच्छी बारिश। इंद्र ये दोनों चीजें प्रदान करते थे, इसलिए वे सबसे महत्वपूर्ण हो गए। लॉजिकल है। और अग्नि मध्यस्थता कैसे? अग्नि को मध्यस्था इसलिए माना गया क्योंकि वे जो भी आहुति आग में डालते थे, उनका मानना था कि वो धुएं के रूप में सीधे ऊपर बैठे देवताओं तक पहुंचती है।
ये धर्म मोक्ष पाने के बारे में नहीं था, ये भौतिक दुनिया में सुरक्षित और समृद्ध रहने के बारे में था। और इसी दौर में हमें धर्म और राजनीति का एक बहुत बड़ा मिश्रण देखने को मिलता है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की जो सावित्री देवता को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। ये तो एक तरह का मास इंटीग्रेशन प्रोग्राम लगता है। एक कबीला अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन विश्वामित्र अकेले नहीं थे। उनका एक वैचारिक टकराव वशिष्ठ के साथ भी था। रूढ़िवादी वशिष्ठ और उदारवादी विश्वामित्र। हाँ, ये बहुत फेमस है। और ये टकराव महज एक वैचारिक बहस नहीं थी, बल्कि ये इतिहास के सबसे पुराने दर्ज युद्धों में से एक दशराग्य युद्ध के केंद्र में था, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये युद्ध भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, ये युद्ध परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका बहुत ही विस्तृत जिक्र मिलता है। एक तरफ भरत समुदाय के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 जनों या कबीलों का एक बड़ा गठबंधन था। अंततः इस महायुद्ध में सुदास की जीत हुई। लेकिन इस पूरी घटना में जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वो है पुरोहितों की भूमिका। अच्छा। हाँ, देखिए, राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि विरोधी 10 कबीलों के गुट का नेतृत्व कहीं ना कहीं विश्वामित्र के रणनीतिक प्रभाव में था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस समय पुरोहित केवल यज्ञ में मंत्र पढ़ने वाले पुजारी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वे वास्तव में उस दौर के चाणक्य या आधुनिक राजनीतिक रणनीतिकार थे? बिना किसी संदेह के। शुरुआती वैदिक काल में राजा के पास आज की तरह कोई बड़ी स्थायी खड़ी सेना नहीं होती थी। उसे युद्ध के समय अपने कबीले के आम लोगों को ही हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना होता था। और ये काम पुरोहित करते थे? हाँ, वे समाज के बौद्धिक नेता थे। वे केवल देवताओं का आवाहन नहीं करते थे, वे कूटनीतिक गठजोड़ बनाते थे, युद्ध की नीतियां तय करते थे और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे। अरे वाह! दशराग्य युद्ध वास्तव में राजनीतिक सत्ता और पुरोहितों के वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई थी। धर्म और राजनीति का ये गठजोड़ इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। ये विश्लेषण बहुत ही सटीक है। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचते पहुंचते इतिहास अचानक एक बहुत बड़ा करवट लेता है। उत्तर वैदिक काल। राइट, हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, जो समाज अब तक इतना लचीला था, जहां स्त्रियां स्वतंत्र थीं, जहां कर्म से आपकी पहचान तय होती थी, वो अचानक से एक बेहद कठोर व्यवस्था में बदलने लगता है। देवताओं के स्तर पर भी बदलाव आता है। हाँ, इंद्र की जगह अब प्रजापति सबसे प्रिय देवता बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव था वो ये कि वर्ण व्यवस्था अब कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई। राइट। गोत्र नाम की एक बिल्कुल नई संस्था ने जन्म लिया। सोचने वाली बात यह है कि एक गतिशील समाज अचानक इतना स्थिर और कठोर क्यों हो गया? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इस पूरे बदलाव के पीछे कोई वैचारिक कारण नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति थी। तकनीकी क्रांति उस जमाने में? हाँ, और वो क्रांति थी लोहे की खोज। आर्यों ने इसे श्यामअयस्क कहा। रुको, सिर्फ एक धातु के मिलने से पूरे समाज का ढांचा कैसे बदल सकता है? इसे इस तरह समझिए जैसे आधुनिक दुनिया में स्टीम इंजन या इंटरनेट का आना। अच्छा। जब तक आर्य तांबे या कांसे का इस्तेमाल करते थे, तब तक उनके हथियार और औजार इतने मजबूत नहीं थे कि वे गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों को आसानी से साफ कर सके। तो वे कहाँ रहते थे? वे मुख्य रूप से सिंधु नदी के आसपास के अर्धशुष्क इलाकों तक सीमित थे। लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों ने रातों रात भौगोलिक सीमाएं खोल दी। लोहे के फाल वाले हलों ने गहरी जुताई संभव कर दी। ओहो, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि कृषि में एक भयानक विस्फोट हुआ। जो लोग अब तक पशु चराते हुए लगातार घूमते रहते थे, वे अब एक जगह टिक कर बड़े पैमाने पर खेती करने लगे। और जब आप एक जगह टिक कर खेती करते हैं तो जमीन और संपत्ति की अहमियत बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब वे कबीले जन से बढ़कर जनपद बनने लगे, टेरिटरी बनने लगे। राइट। जब कृषि से सरप्लस उत्पादन होने लगा तो जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना पैदा हुई। और जब संपत्ति आपकी अपनी हो जाती है तो आप चाहते हैं कि वो आपके बाद आपकी ही संतान को मिले। समझ रहा हूँ। वंशावली और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने की ये जो नई चिंता थी, इसी ने समाज को कठोर कर दिया। ओहो, तो गोत्र इसीलिए बना? हाँ, गोत्र की अवधारणा इसीलिए पैदा हुई ताकि संपत्ति और अधिकारों को एक निश्चित रक्त समूह के भीतर नियंत्रित किया जा सके
और उसी गोत्र में विवाह को रोका जा सके। माइंड ब्लोइंग। अर्थव्यवस्था की स्थिरता ने समाज में एक कठोर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म दे दिया। मतलब पूरी सामाजिक संरचना में ये बदलाव महज कृषि के विस्तार का एक बाय प्रोडक्ट था। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि कृषि का विस्तार इतना अधिक था कि हल को बाकायदा सिरा और हल से बनी रेखा को सीता कहा जाने लगा। अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा हो गया कि पहली बार कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। व्यापार के लिए निष्क और शतमान जैसी मुद्रा की इकाइयां बनने लगीं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिक्कों के साक्ष्य अभी भी नहीं मिलते हैं। हाँ, राइट। और इस नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असर राजाओं पर पड़ा। कैसे? अब राजा सिर्फ एक कबीले का मुखिया नहीं था। जमीन से आने वाले टैक्स या बलि से उसके पास बहुत धन आ गया था। वो महाराजा बनने लगा। अपनी ताकत को साबित करने और उसे ईश्वरीय मान्यता दिलाने के लिए राजा राजसूय यज्ञ जैसे विशाल और बेहद जटिल कर्मकांड करने लगे। और यहीं से पुरोहितों और राजाओं के बीच सत्ता का एक नया समीकरण बना। राजा को अपनी बढ़ी हुई शक्ति के लिए वैधानिकता या लेजिटिमेसी चाहिए थी। हाँ। और पुरोहितों ने इन विशाल यज्ञों का निर्माण करके समाज में अपना सर्वोच्च स्थान पक्का कर लिया। लेकिन रुको, मैं यहां पर एक चीज को चुनौती देना चाहूंगा। सोर्सेज में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। कैसा विरोधाभास? इसी उत्तर वैदिक काल के अंत में हमें 108 उपनिषदों का ज्ञान मिलता है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हाँ, ये तो है। लेकिन उसी मुंडकोपनिषद में इन्हीं बड़े बड़े यज्ञों की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है, जो आपको भवसागर पार नहीं करा सकती। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक तरफ समाज के राजा राजसूय जैसे विशाल यज्ञों में लगे थे, तो उसी समाज का सबसे उच्च और पवित्र साहित्य उन्हीं यज्ञों को टूटी नाव क्यों कह रहा है? ये विरोधाभास ही तो इस पूरे कालखंड की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण घटना है। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये समाज के भीतर से उठी एक बौद्धिक क्रांति थी। इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट। हाँ, जब लोहे के आने से समाज में धन बढ़ा, जन्माधारित वर्ण व्यवस्था से कठोरता आई और कर्मकांड या पशु बलि बहुत अधिक खर्चीले और जटिल हो गए, तो समाज के एक बौद्धिक वर्ग में इसके खिलाफ एक क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हुई। आलोचनात्मक सोच। राइट। उपनिषदों के ऋषियों ने ये महसूस किया कि सत्य की खोज इन बाहरी खर्चीले यज्ञों से नहीं हो सकती। उन्होंने कर्मकांडों के बजाय ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की गहरी दार्शनिक समझ पर जोर दिया। वाह। यज्ञ को टूटी नाव कहना असल में उस बढ़ती हुई कर्मकांडीय कठोरता के खिलाफ एक वैचारिक विद्रोह था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, और यही वो दौर था जब भारतीय दर्शन ने दुनिया के सामने अपने 6 प्रमुख स्कूलों की नींव रखी। बिल्कुल। पतंजलि का योग दर्शन, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, बादरायण का वेदांत सूत्र, न्याय, वैशेष्यक और मीमांसा। इसी काल में महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनकर उभरा। मतलब एक तरफ तो लोहे और कृषि ने समाज की बाहरी संरचना को कठोर कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसी स्थिरता से मिले खाली समय ने मानव मस्तिष्क को विचारों की एक नई उड़ान भरने का मौका दिया। ज्ञान का ये विस्फोट उस स्थिरता का ही परिणाम था। देखिए, जब आपको हर दिन अपने भोजन के लिए या गायों की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता, तभी आप बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों, जीवन और मृत्यु पर विचार कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, तो डॉक्टर आशुतोष और हमारे सभी सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। आज के आधुनिक भारतीय समाज की बहुत सी जड़ें, चाहे वो विवाह में गोत्र का कॉन्सेप्ट हो, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो, या फिर हमारे सबसे गहरे दार्शनिक विचार, ये सब इसी वैदिक काल की भट्टी में पककर तैयार हुए थे। और इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी बदलाव अंतिम नहीं होता। हर व्यवस्था जो एक समय में समाधान लगती है, वो भविष्य के लिए नए सवाल खड़ी कर देती है। और यही बात हमें आज के हमारे अंतिम विचार तक ले जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये भारतीय उपमहाद्वीप कबीलों से आगे बढ़कर 16 बड़े महाजनपदों या राज्यों में बढ़ चुका था। जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। राइट। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बनी ये नई कठोर वर्ण व्यवस्था और पुरोहितों का अत्यधिक कर्मकांड ही वो मुख्य कारण था जिसने समाज के निचले और व्यापारिक वर्गों में एक गहरा असंतोष पैदा किया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इसी सामाजिक घुटन का परिणाम था
कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई समानतावादी विचारधाराओं का महाविस्फोट हुआ? हो सकता है। जब कोई भी व्यवस्था बहुत अधिक कठोर हो जाती है, तो क्या वह अनजाने में ही अपने खिलाफ एक नई क्रांति के बीज नहीं बो रही होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमारे सुनने वाले अपने साथ लेकर जा सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।